प्रदेश के कैंसर मरीजों को अगस्त से बड़ी राहत मिलेगी। अब जिले के मेडिकल कॉलेजेस में टेली मेडिसिन के जरिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से मेडिकल ऑन्कोलॉजी परामर्श मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने आरजीएचएस समीक्षा बैठक में बताया कि नई कैंसर गाइडलाइन लागू कर दी गई है। साथ ही आरजीएचएस में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। फिलहाल 2000 से ज़्यादा की जांच के आवेदनों का अब 30-35 मिनट में निस्तारण हो रहा है। साथ ही नियमित ऑडिट और मॉनिटरिंग से सिटी एमआरआई जांचों में 30-40% तक कमी दर्ज की गई है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। जूली ने कहा कि देश में तानाशाही जैसा माहौल बन गया है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर लाठीचार्ज, मुकदमे और दंडात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुए व्यवहार की निंदा की। जूली ने पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी हमला बोला और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफों की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने की बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अंदर तानाशाही जो है हावी हो चुकी है। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहा है। कोई आवाज उठाए तो लाठियां दो, उठा के उन पे मुकदमे दर्ज कर दो। आज छोटे छोटे बच्चे भी अगर कोई ज्ञापन देते हैं तो अधिकारी कर्मचारी ज्ञापन तक लेने नहीं आते हैं। बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो मुकदमे लगा देते हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हालत इन लोगों ने पैदा की है, आज मैं देख रहा था निहत्थे बच्चों पे वहाँ लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। गांधी जी के देश में गांधीवादी तरीके से कोई अनशन नहीं कर सकता। सोनम वांगचुक जो है पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठे थे। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया कि आके वार्ता करे। पेपर लीक का जो मुख्य जिसकी जिम्मेदारी बनती है हमारी उच्च शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे, एक एक परिवार के 10-10 डॉक्टर बन गए और जो मेहनत करने वाले बेचारे चुप रह के बैठ गए। 25 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं और सरकार के पास एक शब्द नहीं उनके लिए बोलने का। गरीब मजदूर जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, मेहनत कराता है और बच्चे जब पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। मोदी जी के कुर्सी पे बैठने के बाद में 150। राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समितियों और नगर निकाय चुनाव नवंबर में कराने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार 15 नवंबर से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसी संबंध में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हलफनामा पेश किया जाएगा। प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जबकि 15 अगस्त तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत करीब 90 दिनों में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी है। मामले में आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई भी प्रस्तावित है। चुनाव को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई में 15 नवंबर तक जो पंचायती राज चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, उनको कराने के लिए जो कहा गया है। क्या कुछ आज की सुनवाई है उसमें रहा, बात कर लेते हैं। आज क्या कुछ सुनवाई में? देखिए, आज जो हमारी जो मूल याचिका थी गिरिराज सिंह देवंदा एवं संयम लोढ़ा, उनको निस्तारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई तिथियों की घोषणा की है, जिसमें 5 अगस्त 2026 तक जो राज्य ओबीसी आयोग है उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 15 अगस्त 2026 तक इन्हें जो लॉटरी रिजर्वेशन प्रोसेस है वह पूर्ण करना होगा और 15 नवंबर 2026 वह तिथि है जिससे पहले नगरीय निकाय एवं पंचायती राज के चुनाव पूर्ण कराने होंगे। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मांगे जाने पर एक विस्तृत चुनावी कार्यक्रम की भी घोषणा हुई है, जिसमें 17 अगस्त 2026 को जो हमारा नगरीय निकाय है उसके चुनाव की घोषणा होगी और 20 सितंबर 2026 तक वह नगरीय निकाय के चुनाव पूर्ण करने होंगे। उनकी पूर्णता के पश्चात 23 सितंबर 2026 को पंचायत चुनाव की घोषणा होंगे और 15 नवंबर 2026 वह आखिरी तिथि है जिससे पहले पंचायती राज के चुनाव पूर्ण करने होंगे। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक हिदायत भी राज्य सरकार को दी गई है कि इन तिथियों को जो बेसिकली राज्य सरकार ने ही प्रस्तुत की हैं, उन्हें माननीय उच्च न्यायालय ने इस रूप में माना है कि चुनाव होने आवश्यक हैं। गाँवों में, शहरी निकायों में लोग त्रस्त हैं, उनके काम रुके हुए हैं। वह तभी होंगे जब चुनाव होंगे, जब जनप्रतिनिधि जनता में से चुने जाएंगे। तो इन तिथियों के बाद में कोई भी तिथि राज्य सरकार को नहीं दी जाएगी, समय को नहीं बढ़ाया जाएगा। ये माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है।
तो मतलब ये कहें कि जो अस्थायी रूप से जो चुनावी प्रारूप आज पेश किया गया है, उसके अनुरूप ही चुनाव करवाने होंगे? जी, जी, जी। जो एक जो अस्थायी चुनावी घोषणा है, कार्यक्रम वह प्रस्तुत किया गया है और वह भी देखिए वह इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से अभी पिछली तारीख के बाद में चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और उस मीटिंग में ही ये जो चुनावी कार्यक्रम है, जो तिथियां हैं, उनके बारे में बताया गया और आज उसी को ही एक शपथ पत्र के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय भी इस व्यू के थे कि हम ये चाहते हैं कि राज्य में चुनाव हों। अगर हो सकता है ये चुनाव थोड़ा देरी से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ये चुनाव होने आवश्यक हैं, जनता त्रस्त है और अब आगे चुनाव का समय आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जिस तरह का राजस्थान में फैसला राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि अगर हम देखें तो बाकी राज्य भी जहां पर पंचायती राज चुनाव जो है डिले हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जो है नजीर बनेगा उन राज्यों? जी, अवश्य बनना चाहिए क्योंकि यह जो याचिका हमारे द्वारा इसी उद्देश्य के साथ लगाई गई थी कि जब जनता की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी, जो एक आखिरी पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, गांव का जो व्यक्ति है, वह अपनी आवाज़ सीधे मुख्यमंत्री को तो कह नहीं सकता है। उसका जो माध्यम है वह सरपंच होता है, वह पंच होता है। तो जब ये चुनाव की घोषणा यहाँ हुई है तो आज ये जो है एक ऐतिहासिक फैसला है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और देखिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। बाकी राज्य हैं, बाकी जो जगह हैं जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी इससे एक मोटिवेशन मिलेगा और हो सकता है कि वे भी न्यायालय के द्वार तक पहुँच सकें। ठीक है। तो जैसा कि क्योंकि महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट में आज हुई और पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में जो है उत्सुकता थी और आज जो है स्थिति स्पष्ट हो गई है। राजस्थान सरकार की तरफ से अस्थायी प्रारूप जो है वो कोर्ट में पेश किया गया है और 15 नवंबर से पहले जो है प्रदेश भर में जो निकाय के चुनाव हैं और पंचायत राज के चुनाव हैं वो संपन्न कराए जाएंगे। सहयोगी दिलीप के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में लोक मंथन 2026 के आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्यटन भवन स्थित आरटीडीसी कार्यालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर आयोजन की रूपरेखा, सुरक्षा, आवास, यातायात और अतिथि प्रबंधन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 4, 5 और 6 दिसंबर को जयपुर में इस राष्ट्रीय आयोजन की मेज़बानी होगी, जिसमें देश भर के विद्वान, चिंतक, शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष लोकमंथन 2026 का विषय हम भारत के लोग रखा गया है। ये सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, इसमें जो भारत की लोक परंपराएं हैं, लोक ज्ञान है, उन सब का प्रदर्शन होता है, जिसमें कलाकार भी आते हैं, शिल्पकार भी आते हैं और अध्येता भी आते हैं। एकेडमिया और प्रैक्टिशनर्स, इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म ये दिया जाता है और इससे बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां हुई हैं। भारत का जो पूरा का पूरा जीवन है वो लोक से निकला हुआ है और इस बार की जो थीम है हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग संविधान का एक प्रारंभिक शब्द है। ये भारत की चेतना से निकला हुआ शब्द है, भारत की आत्मा से निकला हुआ शब्द है। हम भारत के लोगों ने उसको स्वीकार किया है। संविधान के कारण भारत नहीं है, भारत के लोगों के कारण ये भारत बना है और उसका एक अपना संवेद स्वर है। उसी को आधार मानते हुए इस बार का मुख्य विषय लोकमंथन का ये रखा गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अवसर है। गत वर्ष पिछले उसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने किया था। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर बुलाएं। और सिर्फ ये एक लोक कलाकारों का ही कार्यक्रम नहीं है, इसमें बहुत कुछ होगा, बहुत सारे विचार भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे एकेडमिशियंस को, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी वो बात भी रख सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला है इससे पहले, लेकिन जो पहले के लोक मंथन हुए हैं उनके माध्यम से उनको पद्मश्री तक मिला है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक पहचान मिलना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा। और हम सब लोग इसमें मैं तो सब मीडिया को भी कहूँगी कि जो प्री लोक मंथन के कार्यक्रम होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, कुछ तो शुरू हो चुके हैं, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के, आपकी भूमिका भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँचेगी। और जिस तरह से मैं तो बहुत कहना चाहूँगी कि गुलामी की मानसिकता जो है इतने वर्षों से हमारे देश की जो मानसिकता रही है, जो सोच रही है, उसमें भी बहुत परिवर्तन आ चुका है।
और अब और आने की आवश्यकता है। जो नया जेनरेशन है उसको अपनी जड़ों से जोड़ने का काम, अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम, अपनी मैं कहूँगी हमारे इतिहास से जोड़ने। जयपुर के पर्यटन भवन में आज लोक मंथन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। लोक मंथन का आयोजन 4, 5, 6 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होना है और इस कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आज आरटीडीसी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। दिया कुमारी के साथ आरएसएस से जुड़े प्रतिनिधि के साथ में जो है प्रज्ञा प्रभा के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद रहे और इस बैठक में पूरी तैयारियों की चर्चा की गई। किस तरीके से इस बैठक में किस तरीके के आयोजन होंगे, उन सब का रोड मैप कैसे रहेगा, इन संबंध में सभी की चर्चा की गई। और एक खास बात ये रही, बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और ने बताया कि इस बैठक में जो है सभी तैयारियों की समीक्षा की गई है। साथ ही इस आयोजन को लेकर भव्य आयोजन होगा और 4, 5, 6 दिसंबर को इस आयोजन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा जाएगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे और इसका उद्घाटन भी करेंगे। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ हनुमान सिंह चारण, सच में धड़क, जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च जोखिम गर्भावस्था के प्रभावी प्रबंधन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित ये बैठक की गई और बैठक में जिले के सभी ब्लॉक्स के चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, LHV, ANM और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में डॉक्टर शेखावत ने निर्देश दिए कि प्रत्येक गर्भवती महिला के समय पर ANC जांच, हाई रिस्क गर्भावस्था की 100% पहचान, पंजीकरण और नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। राजसमंद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए RK हॉस्पिटल के जूनियर स्पेशलिस्ट सर्जरी डॉक्टर पंकज जैन को 1300 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर ने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, बाद में 1800 रुपए में ऑपरेशन करना तय हो गया। शिकायत मिलने के बाद में ACB ने रिश्वत मांगने का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान परिवादी ने डॉक्टर को पहले 500 रुपए दिए और इसके बाद पूर्व नियोजित योजना के अनुसार शेष 1300 रुपए देते हुए ही ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर पंकज जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मौके से 1300 रुपए की रिश्वत राशि के साथ सत्यापन के दौरान दिए गए 500 रुपए भी बरामद किए। फिलहाल ACB की टीम आरोपी डॉक्टर से पूछताछ में जुटी हुई है। डीडवाना में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान की अध्यक्षता में जिले की क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में कानून व्यवस्था, दर्ज प्रकरणों और लंबित परिवादों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। SP ने जिले के अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने, हाईवे पर सघन नाकाबंदी और जांच अभियान तेज करने के निर्देश दिए। साइबर अपराध, महिला एवं नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के साथ ही माइनर एक्ट और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत अधिकतम कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को हर संभव सतर्क, सक्रिय और समय के साथ मुस्तैद रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा। स्थानांतरण जब हुए तो करीब 70% थानाधिकारी हमारे चेंज हुए, नए अधिकारी आए हैं। तो आज उनकी ये पहली मीटिंग है और अपराध मीटिंग के द्वारा जो बेसिक उद्देश्य है वो अपराधियों के ऊपर नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखना, गश्त है, नाकाबंदी है, इन चीज़ों को हम रिव्यू कर रहे हैं। अपराध हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। ओवरऑल जो अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास है उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं उनके भीलवाड़ा के जासपुर में अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जासपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को गतिविधियों की कथित सूचना मिली और उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप श्री श्याम लोकेशन से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 लोगों को डिटेन कर पूछताछ की, जबकि एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की लोकेशन साझा कर अवैध बजरी परिवहन में लगे हुए लोगों को सतर्क कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कुछ संदिग्ध मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। बाद में डिटेन किए गए लोगों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। जालोर जिले के भीनमाल शहर में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से नाराज नगरवासियों ने तहसीलदार रूपाराम सोलंकी को ज्ञापन सौंपकर विद्युत विभाग के खिलाफ
विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों बिजली आपूर्ति बंद रहने से भीषण गर्मी और उमस में आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। नगरवासियों ने फॉल्ट रिपेयर टीम में स्टाफ की कमी और शिकायत के समय अधिकारियों के फोन बंद रहने पर नाराजगी भी जताई। का टाइम दिया है कि हम विद्युत विभाग से बात करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। और हमारा भी ये कहना है कि अगर रियल में समस्या का समाधान नहीं होता है, ज्ञापन देना है जो 10 रोड टेकराबाद कॉलोनी और राजेंद्र कॉलोनी न्यूक्लियर जीएस के प्रति जो आए बिजली बोर्ड के संबंध में आए, ताकि क्या है कि हमेशा एक दिन के अंदर 8-10 घंटे ये लाइट कटौती होती है और ना अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। एक्शन साहब है, जीएन साहब, ईएन साहब है, ना ये हमारा फोन उठाते हैं, ना ये को ध्यान दे रहे। आगे हम जोधपुर में राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले संभाग स्तरीय रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग उठाई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने कहा कि संविदा रूल 2022 के तहत कार्यरत करीब 23,740 पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों का नियमितीकरण अब तक शुरू नहीं होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बावजूद विभाग ने अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। संघ ने मांग की कि संविदा रूल 2022 के प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। संभाग से रैली का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक पिछले 18 सालों से जो संविदा शोषण को झेल रहा है। जालौर में प्राचीन गोगाजी मंदिर में तोड़फोड़ और प्रतिमा खंडित करने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले में सनातन धर्म सेवा एवं संवर्धन संस्थान और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। संगठनों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ज्ञापन में दोषियों की पहचान पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पर कस्बे सहित ग्रामीण अंचल में मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से छाए हुए बादलों के बाद हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर दिन भर चलता रहा। इस बारिश से पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई। प्रतापगढ़ के पारसोला कस्बे में युवती से कथित छेड़छाड़ के मामले को लेकर सर्व समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई, पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने एक भोली भाली बच्ची जो अपने पिता को खाना खाने के लिए घर पे भेजा और वो दुकान पे बैठी हुई थी, उसके साथ में उसको अकेला देख करके उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया और उसकी इज्जत पे हाथ डालने की उसने कोशिश की, जिससे हमारे पूरे गांव में अशांति फैली हुई है और हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही यही जो आरोपी है, इस आरोपी ने पिछले लंबे समय से इसके परिवार सहित हमारे जो पारसोला के 4 भुजा जी की जो मंदिर की जगह खाताबंदी जो जगह है, उस पर कब्जा करके इन्होंने अपने मकान बना करके ये रह रहे हैं, जिसका मुकदमा सिरोही के आबू रोड थाना क्षेत्र में आमथला स्थित ब्रह्म कुमारी शमशान घाट के विकट मोड़ पर कार और एम्बुलेंस के बीच में जोरदार टक्कर हो गई, जहां पर हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस का आगे का पहिया निकलकर अलग हो गया, जबकि पीछे का टायर भी फट गया। लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बानसूर उपखंड के रायली गांव में जुआ खेलने और शराब पीने के विरोध में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जब दबंगों ने घर में घुसकर बाप बेटी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए, जिनका हरसौरा सीएचसी में उपचार करवाया जा रहा है। सूचना के बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीड़ित अमर सिंह सुठवाल ने हरसौरा थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खबर हिंडौन सिटी से है, जहां ग्राम पंचायतों में साफ सफाई के नाम पर कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग हरकत में आ गया है। जिला परिषद करौली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखन सिंह कुंतल के निर्देशन में हिंडौन और श्री महावीर जी पंचायत समितियों के सभी स्वच्छता
क्लस्टर्स प्रभारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। हिंडौन पंचायत समिति के विकास अधिकारी सोहन सिंह और श्री महावीर जी पंचायत समिति के विकास अधिकारी ज्ञान सिंह ने जारी नोटिस में सभी स्वच्छता क्लस्टर प्रभारियों को 2 दिन के भीतर ग्राम पंचायतों में नियमित साफ सफाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है, जहां पर भारत पाक सीमा से लगे हुए 50 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि और जोहड़ पायतन भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीमावर्ती गांव भुट्टीवाला से बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रॉलियों में भरकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और यहां जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जोहड़ पायतन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। फोड़न लग रहे हमारे पटा चाहिए, यही बात है। मैं घर कौन फोड़न दिया कि नहीं, मैं आगे पड़ जाऊं पर घर कौन फोड़न दिया। हमारे लेट बिल सारो की आवे, बिल भी ले जना, बोट भी गिरवावे। फिर जोड़ पत्तन में हरे मानिया कहते जोड़ पत्तन में फिर भी फोड़न लग रहे। अरे आंगनवाड़ी भी सारो की है, फिर सुविधा भी कौन दे। अब के अगर मैं घर फोड़ांगा भी माने 100 साल हो गया भी मारे पहला 3 पीढ़ियां चलन लाग रही है भी आने ना उठायो जावे। कम से कम माने कोई तो सुविधा दो भी। गरीब जाति तो ओको घर बनावे, जमींदार आंगे बंदा काम करे, 300-400 रुपया दिहाड़ी में जागे ठंडा है। आजकल इतनी महंगाई है, इनके अंदर बच्चा की और अब घर पर आ गई तो ठंडा है। फिर निकालने यदि प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की। जयपुर में राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति ने प्रदेश में खाली पड़े नर्सिंग पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई है। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य भवन पहुंचकर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। समिति ने प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त 13,500 नर्सिंग ऑफिसर्स और 6,500 एएनएम पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की। टोंक जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत पीपलू क्षेत्र के सोहेला में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने सोहेला स्थित पतंजलि डेयरी पर औचक दबिश की और दूध के सैंपल लिए। विभाग की इस अचानक कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उसके नियंत्रण द्वारा एक विशेष अभियान दूध का चलाया गया, जो दिनांक 17/7/25 से 25/7/25 तक चलाया गया, जो पूरे जिले में दूध के अलग अलग स्थानों से दूध का नमूना लिया जाएगा। उसके तहत आज सोहेला कस्बे में आयुर्वेद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के द्वारा एक प्रतिष्ठान में औचक निरीक्षण कर उससे 2 अलग अलग दूध के नमूने लिए गए, जिनको नियमानुसार लैब में जांच हेतु भिजवाया जाएगा। उसमें अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी दूध की जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये इस तरह पूरे राजस्थान में चलाया गया, जिसके तहत टोंक जिले में भी 2 टीम हमारी अलग अलग बनी हुई है, जिसके तहत अलग अलग जगह औचक निरीक्षण कर दूधिये से होकर। सरदारशहर में नगर परिषद के बाहर वाल्मीकि महासभा और सफाई कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आंदोलन बढ़ता देख नगर आयुक्त ने कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ में वार्ता की। प्रशासन के साथ लिखित समझौते के बाद धरना समाप्त हो गया। इससे पहले 3 दिन का अल्टीमेटम बीतने के बाद सफाई कर्मचारी परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र के बालोती गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों द्वारा जहरीला पदार्थ पीने का मामला सामने आया है। घटना में पति पत्नी और उसके 2 बेटों ने एक साथ जहरीला पदार्थ पी लिया। हादसे में दयाल, उसकी पत्नी और बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि छोटे बेटे का जयपुर में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। मृतकों के शवों को सपोटरा उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। सिरोही जिले के आबू रोड में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रही 2 बांग्लादेशी महिला नागरिकों को हिरासत में लिया है। सिरोही डीएसपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उमरनी क्षेत्र स्थित एक मकान से 2 महिलाओं को दस्तयाब किया। पूछताछ में महिलाओं ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया और बिना वैध दस्तावेज के भारत आने की बात स्वीकार की। तलाशी के दौरान उनके पास पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, खुफिया एजेंसियां और संबंधित विभागों ने संयुक्त पूछताछ की। अब दोनों महिलाओं के बांग्लादेश प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सवाई माधोपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब बजरिया से शहर की तरफ जा रहे बाइक सवार युवकों को एक बस ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इसके बाद में पीछे से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। हादसे के बाद में अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आ रहे थे मोटरसाइकिल से और यहाँ बटवाड़ा बताया, यहाँ पे आके उन्होंने सिटी बस वालों ने भजीन मारी। एक गिर के पीछे ट्रैक्टर आ रहा, ट्रैक्टर वाले चढ़ा दिया इसके ऊपर। तो एक तो ऑन स्पॉट खत्म हो गया। 2 बच्चे जो सीरियस थे वो सामान्य चिकित्सालय में भर्ती है और एक ऑन स्पॉट भर्ती खत्म हो गया। मृतक का क्या नाम है? असलम नाम। और बच्चों का नाम है शेखू, एक का नाम तो एक का नाम समीर। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी थी? कोतवाली थाना बूंदी में नैनवा रोड चाकूबाजी प्रकरण के आरोपियों पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने जनता कॉलोनी में वन विभाग की भूमि पर बने आरोपियों के अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक 11 जुलाई को हुई चाकूबाजी की घटना में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियार और बाइक भी बरामद की गई। जांच में वन भूमि पर अवैध कब्जे का खुलासा होने के बाद ये कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने कहा कि अपराधियों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने सरदारपुरा क्षेत्र में रात के समय घरों के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सन्नी उर्फ संजय उर्फ टपोरी निवासी शेरगढ़ को दबोच लिया है। मामला बीती 18 जुलाई को दर्ज हुआ था, जब सरदारपुरा इलाके में ललितेंद्र सोलंकी ने शिकायत दी कि उनकी कार सहित गली में खड़ी 7-8 अन्य कारों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। घटना में 1 लाख रुपए से अधिक के नुकसान की बात सामने आई। राजस्थान के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में बड़ा आयोजन किया गया। भारतीय दूतावास और राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से रॉयल राजस्थान टूरिज्म प्रमोशन रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें जापानी पर्यटकों को राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, वन्यजीव और शाही आतिथ्य का अनुभव कराने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी का विशेष वीडियो संदेश आकर्षण का केंद्र रहा। जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में रात्रि के समय बंद दुकानों के शटर और ताले तोड़कर चोरी करने वाली शातिर बावरिया गैंग का खुलासा किया गया है। एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर की गई कार्रवाई में गैंग सरगना दीपू बावरिया उर्फ पार्ली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कालवाड़ थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ लूट, नकबजनी, चोरी और वाहन चोरी समेत तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ डीएसटी और मंगलवार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से करीब 3000 लीटर संदिग्ध केमिकल लिक्विड डिटर्जेंट जब्त किया है। पुलिस ने पिकअप वाहन को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीएसटी को सूचना मिली थी कि राती मंगरी क्षेत्र में एक संदिग्ध पिकअप खड़ी हुई है। सूचना पर मंगलवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन की तलाशी ली। वाहन चालक संजय जैन निवासी मंगलवार से केमिकल के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वो कोई लाइसेंस या कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। दस्तावेजों के अभाव में पुलिस ने संदिग्ध केमिकल और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। राजस्थान में प्रसूताओं की बिगड़ती सेहत और मौत के मामलों के बीच में जोधपुर से भी एक मामला सामने आ रहा है। तिवरी निवासी 24 वर्षीय समूह की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की 24 जून को सामान्य डिलीवरी हुई थी, लेकिन प्रसव के बाद में अत्यंत रक्तस्राव होने पर उसे उम्मीद अस्पताल और फिर महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। हालात गंभीर होने पर उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी और बाद में किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस और वेंटिलेटर पर रखा गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार महिला को कई यूनिट ब्लड और प्लाज्मा चढ़ाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये समूह नाम की मरीज थी जो झारिया समराथल करके ओशिया में गांव आता है। तो वो 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में तिवरी अस्पताल में डिलीवरी की गई थी और वहाँ उनका सामान्य प्रसव हुआ, स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। लेकिन उसके बाद में उनकी जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो रुकी नहीं, रक्तस्राव काफ़ी होता रहा। तो उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसको उम्मीद अस्पताल रेफर कर दिया और 24 जून को वो उम्मीद अस्पताल आई। उन लोगों ने भी प्रयास किया किसी तरह से ब्लीडिंग रुक जाए,
नहीं रुकी तो फिर एक अंतिम उपाय होता है। धौलपुर में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। हादसा निहालगंज थाना क्षेत्र के प्रकाश कॉलेज के पास हुआ, जहां छत के ऊपर से गुजर रही 33 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान सुनील निवासी गुमानपुरा नादनपुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक धौलपुर में अपने भाई के साथ में किराए के मकान में रह रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी परिजनों को दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।